संभल हिंसा मामले में एक नया मोड़ आया है। संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो नामजद अभियुक्त हैं पुलिस का जो रजिस्टर है उसमें। इससे पहले 21 मार्च के दिन जो सदर जफर अली थे उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। 8 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के रजिस्टर में यह भी लिखा हुआ है कि सदर जफर अली ने जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया है, जिसके आधार पर एक एसआईटी बनाई गई और उस एसआईटी के सामने अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि हालांकि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे डॉक्टर ने आराम की सलाह दी थी, लेकिन पुलिस ये ना समझे कि मैं जांच में सहयोग नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं पूछताछ में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। तो इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, सदर जफर अली और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जफर अली ने नाम लिया है जियाउर रहमान बर्क का, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, गिरफ्तार कर लिया। क्या अब जियाउर रहमान बर्क के साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है, इसका फैसला तो पुलिस करेगी कि पूछताछ में उन्होंने क्या बताया है, क्या सबूत पुलिस के पास है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, इसके बावजूद मैं पुलिस के पास हाजिर हुआ, तो इसका मतलब यह है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। एक लाइन में ठीक है। और दूसरी बात, कल तक खुद को हिंदुस्तान का मालिक बनाने वाले, देश को करबला बना देने वाले, अब घिघियाई मिमियाई बिल्ली की तरह पुलिस के पास जा भी रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। इसका मतलब भी यही है कि प्रशासन का इकबाल बुलंद हुआ है। अब आते हैं मुख्य सवाल पे। जी, ये हमने ही इस खबर को डिस्क्लोज किया था कि संभल पुलिस सूत्रों के हवाले से कि जो जफर अली है उसने पुलिस को यह बताया था कि ये सारी प्लानिंग और पूरा एग्जीक्यूशन ये बर्क साहब का है, जो सांसद हैं वहां। और इन्होंने ही जफर अली को यह मजबूर किया था कि तुम व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, लोगों को इकट्ठा करो, और मकसद ये था जो उन्होंने बताया कि विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं उनकी हत्या करने की साजिश थी। अगर जफर अली की बातें सही है और अभी जो छन छन के खबरें बाहर आ रही है कि जफर अली ने जो जो चीज बताया, अगर वो बात सही है तो जियाउर रहमान बर्क बहुत गहरी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। अगर उन्होंने दंगे भड़काए हैं, अगर उन्होंने लोगों को इस्लाम के नाम पे मोबिलाइज किया है और पत्थरबाजी करवाई है, और अगर उन्होंने वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची है, तब तो कानून के हिसाब से ये गंभीर संकट में फंस रहे हैं। नहीं सर, जो आपने कहा ना तो कि हम देश के मालिक हैं, ये इनका तकिया कलाम सा बन गया है। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई, उससे पहले 22 नवंबर के दिन ये वहां नमाज पढ़ने गए थे उस मस्जिद, और वहां जाकर भी इन्होंने भारी भरकम स्पीच दी थी और यही लाइन कही थी। नहीं, एक जहनियत है। जहनियत क्या है पता है? जब आम लोग मुसलमानों के पास जाइएगा ना, तो उसमें से कुछ लोग हमेशा आपको कहते मिलेंगे कि हमने 800 सालों तक राज किया है, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है, हमने लाल किला बनाया, हमने ताजमहल बनाया, हमने कुतुब मीनार बनाया। ये सब अक्सर बातों में आप देखिएगा कि हर दूसरे तीसरे लाइन में ये निकलेगा। ये जो जहनियत है, जब तक इस बात को दिमाग से नहीं निकालेंगे ना, और जब तक निकलेगी नहीं कि हम ही मालिक हैं, हमने ही 800 सालों तक राज किया, तब तक ये सब समस्याएं आती रहेंगी। और जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग बार बार ये बात मुसलमानों को बताते हैं कि राज तो तुम्हारा था, तुमने इन पर राज किया है, हिंदुओं पर तुमने राज किया है, ये तो अभी आजाद हुए हैं, तो दोबारा तुम्हें ही राज करना हो, और यही सारे फसाद की जड़ है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि इस देश का हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद भी सवाल कैसे खड़े कर सकता है। वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि जिस जमीन पे हमने उंगली रख दी वो जमीन हमारा कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो मालिक हैं। वो इस जहनियत से उबर ही नहीं पा रहे हैं कि 800 सालों तक हमने हिंदुस्तान पे राज किया है। अरे जब किया होगा तो किया होगा। आज जिन्होंने राज किया, आम मुसलमानों ने राज नहीं किया, लेकिन जिन्होंने राज किया वो पता चला कलकत्ता के गलियों में बर्तन मांज रहे हैं। ये रंगून की जेलों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरे बहादुर शाह जफर, जिसके खानदान ने राज किया। अरे तुमने नहीं किया भाई, तुम उस वक्त भी आम जनता थे, उस वक्त भी आम मुसलमान थे, और उस वक्त भी आम लोगों के साथ ही तुम रह रहे थे। ये मुगल परिवार का राज था,
इस देश के आम मुसलमानों का राज नहीं था। पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। और बहुत हद तक लोग बोलते हैं ना कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उनको लगता था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो दोबारा हमारा राज आ जाएगा वापस। उन्होंने अपने राज को, पुराने दिनों को वापस लाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज या फिर लोकतंत्र प्रति आस्था ये कहीं नहीं है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का एक भी मुसलमान कहे कि लोकतंत्र के प्रति उसका विश्वास है, क्योंकि अब फिर यही बात बताएंगे कि हमारे कुरान में तो लोकतंत्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, शरीयत में ये लिखा ही नहीं कि डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है। चलिए, इसलिए जियाउर रहमान जैसे लोग बार बार जाकर मस्जिदों में और या नमाज के वक्त ये कहते हैं कि ये जमीन, ये मिट्टी हमारी है, हम इसके मालिक हैं, हमने 800 साल तक राज किया और इनकी औकात नहीं है, शरिया के अनुसार चलेंगे। सारी बातें उसी जहनियत से निकलती है। ठीक है, और वो उस ठीक है। जहनियत को ये पैम्पर करते हैं ये बड़े मौलाना जो हैं बैठ के। नहीं, और अब आम मैं मुसलमानों को भड़काते हैं कि तुम्हारा राज फिर से आने वाला है। अच्छा, राज आ जाएगा तो ये हमारे गली के चौराहे पर जो अब्दुल जो पंचर बना रहा है वो क्या करेगा? वो गवर्नर बन जाएगा बिहार का? नहीं बनेगा ना, उसको तो वही काम करना है। ठीक है, ये ठीक है, फिजूल की बात है। ठीक है। लेकिन मैं दोबारा फिर जो है जियाउर रहमान बर्क पर ही आना चाहूंगा। उनका जो मकान है, जिस मकान पर विवाद फिलहाल चल रहा है, उसकी नपाई का काम पूरा हो चुका है। मतलब क्या उस पर भी बुलडोजर एक्शन होगा? मैं एक ही बात जानता हूं कि अवैध या गैर कानूनी होता है, वो चाहे पंकज प्रसून ने किया हो या अभिषेक पुंडेर ने किया हो या जियाउर रहमान बर्क ने किया है। अगर इन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है तो माफी होगी, और जितना अवैध होगा वो ढहेगा ही ढहेगा। और ये पूरे भारत में होता है, जहां कानून सख्ती से लागू किया जाता है वहां तो जरूर होता है, और जहां कानून को ढुलमुल छोड़ दिया जाता है वहां अतिक्रमण पे अतिक्रमण होता जाता है, और फिर वो गटर बनते हैं, बस्तियां बसती हैं। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि इन्होंने ये समझ लिया था कि हम पावरफुल हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये गुरूर भी तोड़ना जरूरी है कि अगर आप ताकतवर हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कितने भी ताकतवर हो जाए, रहना तो आपको कानून के दायरे में ही पड़ेगा, क्योंकि अगर समय का चक्र थोड़ा सा बदला तो किसी व्यक्ति को अर्श से फर्श पे गिरने में देर नहीं लगती। बिल्कुल। जियाउर रहमान बर्क या इनके पिताजी या आजम खान जैसे लोग या अतीक अहमद लोग या मुख्तार अंसारी हो गए या इस तरह के जो भी क्रिमिनल्स हैं, उनको लगता था कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हमसे ही दुनिया है। लेकिन समय का चक्र थोड़ा सा घूमा, बाबा जी आ गए और सब के सब मिट्टी में मिल गए। सत्ता का अहंकार नहीं, दौलत का नशा नहीं, यही मूल वाक्य है। वक्त सबसे बलवान है। वक्त जब फिर जाता है तो अच्छे अच्छे धरती सूंघते नजर आते हैं। बिल्कुल। इन्होंने अवैध किया है, गलत किया है, तो ये इनको सजा मिलेगी और कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये गलत नहीं है तो फिर इन्हें कोई कुछ करेगा भी नहीं। डरने की भी जरूरत नहीं है फिर। लेकिन जिस तरीके अगर कोई आदमी आज भी ये सोच रहा है कि वो अपनी ताकत के दम पे या पैरवी के सहारे वो उत्तर प्रदेश में गलत काम करके बच जाएगा, तो मैं अभी भी सलाह देता हूं कि अभी की जो सरकार है थोड़ा अलग मन मिजाज की, थोड़ा संभल के चलिए, जमाना खराब है। उनके साथ सबका विकास वाली नीति पर वो काम करते हैं। सभी उनके लिए एक समान है। जिस तरीके से पिछली सरकारों में विशेष समुदायों को विशेष अधिकार दिए जाते थे, वो इन सरकारों में नहीं दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब इतनी बौखलाहट हो रही है। वैसे फिलहाल आपको बता दूं कि एसआईटी के सामने पेश हो चुके हैं जियाउर रहमान बर्क। अब क्या कुछ उनसे पूछा जाता है सवाल, क्या जफर अली ने जो कुछ बताया है उसकी जो है वो जो कुछ उन्होंने बताया वो कंफर्म उनसे किया जाता है, वो क्या कुछ बयान देते हैं। उसके बाद क्या गिरफ्तारी जियाउर रहमान बर्क की होती है, जिस तरीके से मकान की नपाई हुई है कि उस मकान पर भी बुलडोजर चलता है। तो चारों तरफ से फिलहाल जियाउर रहमान बर्क घिरे हुए हैं, क्योंकि पुलिस की जो रजिस्टर है पुलिस संभल हिंसा के मामले में, वो नामजद अभियुक्त हैं। अब से नहीं, जब 24 नवंबर की हिंसा हुई थी तब से ही वो नामजद अभियुक्त हैं। तो फिलहाल क्या कुछ होता है, एसआईटी की पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको, आप लोगों को, दर्शकों, ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।